हेलो एवरीवन, बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ लिया है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इवोल्यूशनरी कंसेप्ट एंड लैमार्किज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आप लोग जब अपने सिलेबस में देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर शो नहीं हो रहा, पर आप लोग के सिलेबस में दिया गया है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों को ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ना है, जिसको कि हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया है। एंड नेक्स्ट दिया गया है हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इवोल्यूशनरी कंसेप्ट, जिसके अंतर्गत आप लोगों को लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इवोल्यूशनरी कंसेप्ट, तो इसमें सबसे पहले इसमें बताया गया कि जो इवोल्यूशन है उसमें कौन कौन से कंसेप्ट दिए गए थे। ठीक है, तो इसके पूरे हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला क्या दिया गया था, सबसे पहला लैमार्क ने लैमार्किज्म के बारे में बताया, जिसमें इन्होंने अपना बताया कि किस प्रकार से आप बॉडी पार्ट का यूज करेंगे तो वो आप लोग का बना रहेगा, और जिसका यूज नहीं करेंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ के बारे में किसने बताया, लैमार्किज्म में लैमार्क ने बताया था। एंड उसके बाद डार्विन आए, डार्विन ने डार्विनिज्म के अंतर्गत नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। उसके बाद मेंडल आए, मेंडल ने मेंडेलियन जेनेटिक्स में बताया, जिसमें कि पी प्लांट को लिए इन्होंने बताया कि जो भी कैरेक्टर्स वो जीन के द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं। उसके बाद नियो डार्विनिज्म आए, जिसमें कि क्या हुआ कि डार्विन और मेंडेलियन जेनेटिक्स इन दोनों को मिक्स करके जो बनाया गया उसको क्या कहा गया, उसको नियो डार्विनिज्म कहा गया। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर लेवल पे जो भी चेंजेज होते हैं, जैसे कि डीएनए में म्यूटेशन हो गया या आरएनए में कोई चेंज हो गया, प्रोटीन में कोई चेंज हो गया, उससे इवोल्यूशन हो जा रहा है, तो उसके बारे में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बताया गया। उसके बाद क्या हुआ, एक्सटेंडेड इवोल्यूशनरी सिंथेसिस। उसके बाद डेवलप बायोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग डिटेल से लैमार्किज्म के बारे में देखेंगे। तो चलिए इसमें देखिए, सबसे पहला है हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इवोल्यूशनरी कंसेप्ट में सबसे पहला है हमारा लैमार्किज्म के बारे में। ठीक है, तो लैमार्किज्म में इन्होंने क्या बताया, यूज एंड डिसयूज, इसमें यहाँ पे डिसयूज रहेगा। ठीक है, कि जिस भी बॉडी पार्ट का आप जितना ज़्यादा यूज करेंगे वह स्ट्रॉन्ग और लॉन्गर होता चला जाएगा, और जिसका यूज नहीं करेंगे वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। और दूसरा इन्होंने क्या बताया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में बताया। ठीक है, कि जो भी आप एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो भी आप जन्म के बाद जो प्राप्त करते हैं वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। एक्वायर्ड कैरेक्टर जैसे आप लोग देखेंगे तो क्या होता है कि आप लोग जिम जाते हैं और बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो वो आपका कैरेक्टर्स एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, जो आप लोग बॉडी बनाए हुए हैं वो आपका एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है। और यही इनका मानना था कि जो भी आप कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड करते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। मतलब यदि आपने अपना बॉडी बनाया है तो वो आपका जो पीढ़ी आने वाला है, आप लोग के बच्चों में भी वो कैरेक्टर जाएगा, उनका भी बॉडी बनाया रहेगा। पर ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन इनका ये मानना था कि आपका जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है यही अगली पीढ़ी में जाता रहता है। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल जिराफ का दिया था। इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल देकर कहा कि जिराफ के जो गर्दन होते हैं वे क्या थे, पहले छोटे होते थे, फिर इसने जिराफ ने अपनी गर्दन को लंबा करता गया और उसने पेड़ों से पत्ते खाना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबे होते चले गए, और उसके आने वाले संतति के अब गर्दन क्या है, लंबे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट डार्विनिज्म है। डार्विनिज्म में उन्होंने क्या बताया, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया कि नेचर सेलेक्ट करती है कि किस प्रकार से कौन से कैरेक्टर्स आपके जनरेशंस में जाने हैं। उसके बाद मेंडेलियन आए। मेंडेलियन ने पी प्लांट पे अपना जो था एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने 3 लॉ का भी दिया था। सबसे पहला लॉ इन्होंने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, सेकेंड दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस का, थर्ड दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ठीक है, इन्होंने 3 लॉ को दिया था, जिसमें इन्होंने बताया कि जो भी आपका जो भी ट्रेड्स, जो भी कैरेक्टर्स है, वे जीन के द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होंगे, जाते रहते हैं। उसके बाद क्या है, नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म ने क्या किया कि इसमें नियो डार्विनिज्म के अंतर्गत डार्विन और मेंडल इन दोनों थ्योरी को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया, और क्या जो एक अलग थ्योरी बनाया गया उसको क्या कहा गया, नियो डार्विनिज्म। इसमें बताया गया रोल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि कुछ नेचर भी सेलेक्ट करती है, और दूसरा बताया गया सोर्स ऑफ वेरिएशन विद इन द
पॉपुलेशन। ठीक है, एक पॉपुलेशन में जो भी वेरिएशन से सोर्स का उसके अनुसार होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत क्या किया गया कि जो भी इवोल्यूशनरी चेंज हो रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे, उससे क्या होता है, इवोल्यूशनरी जो होता है इवोल्यूशन होता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, प्रोटीन, इसमें जो भी चेंजेज होती हैं उससे भी जो होता है इवोल्यूशन होता रहता है। नेक्स्ट बताया गया एक्सटेंडेड इवोल्यूशनरी सिंथेसिस। एक्सटेंडेड इवोल्यूशनरी सिंथेसिस में जैसे कि डीएनए मेथाइलेशंस के बारे में, हिस्टोन मॉडिफिकेशंस, यहाँ पे यम रहेगा, मॉडिफिकेशंस के बारे में बताया गया कि जो एक सिंगल सेल होता है किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर में ग्रो कर रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं लेमार्किज्म के बारे में, क्योंकि सबसे पहला इवोल्यूशन के बारे में लेमार्क ने ही बताया था कि किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है। जैसे कि मनुष्य का यदि निर्माण हुआ तो कहा जाता है कि जो इसके पूर्वज जैसे कि बंदर रहे होंगे उससे मनुष्य का निर्माण हुआ, तो किस प्रकार से इवोल्यूशन होता गया है कि मनुष्य का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या है, इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो लेमार्क ने बताया था। ठीक है, लेमार्किज्म के अंतर्गत। तो देखिए इसमें उन्होंने क्या बताया, एग्जाम्पल्स पहले समझ लीजिए, उसके बाद थ्योरी से देखते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो जिराफ है, जिराफ का गर्दन पहले छोटा हुआ करता था। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ उसने क्या किया, पेड़ों से जब पत्ते खाना स्टार्ट किया तो पहले नीचे के पत्तों को खाया, यहाँ का जब खत्म हो गया तो ऊपर का खाना स्टार्ट किया, तो गर्दन को और ऊंचा किया, और ऊपर का खाना स्टार्ट किया, गर्दन को और ऊंचा किया। इस प्रकार से टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि गर्दन को अपने ये स्ट्रेच करता गया, और इसका गर्दन क्या हुआ, आने वाला जो इसका संतति हो गया उसके भी गर्दन क्या हो गए, धीरे धीरे लंबे हो गए, क्योंकि इसका एक वाइड कैरेक्टर क्या था कि इसने अपने गर्दन को क्या किया था, बड़ा किया था, इसलिए इसके जो संतति है उसके भी गर्दन लंबे हो गए। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ मुख्य पॉइंट जो कि आप लोग के एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले इवोल्यूशन के बारे में किसने अपना कंसेप्ट रखा, तो सबसे पहले रखा था लेमार्क ने रखा था। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1744 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1829 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने अपना एक बुक लिखा था जिसका नाम था फिलोसोफीज जूलॉजिक। ठीक है, इनके बुक का नाम था, और ये 1809 ईस्वी में इसके बारे में इन्होंने बुक को लिखा था। नेक्स्ट देखिए इसमें नेक्स्ट बताया गया है लेमार्किज्म इज आल्सो नोन एज। लेमार्किज्म को और किन नाम से जाना जाता है, तो इसको प्री डार्विनियन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये प्री डार्विनियन थ्योरी क्या है, तो देखिए डार्विन के पहले ये थ्योरी आई है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्री डार्विनियन थ्योरी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले लेमार्किज्म आया, उसके बाद आया था डार्विनिज्म, उसके बाद मेंडल जी आए जिन्होंने मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में बताया, उसके बाद जो है नियो डार्विनिज्म आया, उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आया। तो इस प्रकार से एक एक करके आया। तो सबसे पहले कौन सा आया था, तो लेमार्किज्म आया था, इसलिए डार्विन से पहले, क्योंकि डार्विन की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा विख्यात है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाने लगा, प्री डार्विनियन थ्योरी कहा जाने लगा। जो कि डार्विन के पहले आया उसको प्री डार्विनियन थ्योरी माना जाता है, जो थ्योरी डार्विन के बाद आया उसको पोस्ट डार्विनियन थ्योरी भी माना जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, प्री डार्विनियन थ्योरी कहा जाता है। और लेमार्क वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट, जो कि हमने आप लोग को बताया था कि लेमार्क जो है सबसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया कि टाइम के साथ साथ किस प्रकार से इवोल्यूशन होना स्टार्ट किया, सबसे पहले इन्होंने अपना कंसेप्ट को रखा था। ठीक है, एंड इन्होंने लेमार्किज्म के अंतर्गत जो लेमार्क है लेमार्किज्म के में बताया क्या क्या बताया, तो इसने सबसे पहले बताया है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब जो भी आप कैरेक्टर्स को प्राप्त करते हैं जन्म के बाद, जो आपका एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो किस प्रकार से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट हो रहा है, इसके बारे में बताया थी किसने ने, लेमार्क ने बताया था। तो इसमें इन्होंने बताया ही प्रपोज दैट ऑर्गेनिज्म कुड पास ऑन ट्रेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग दियर लाइफ टाइम टू दियर ऑफस्प्रिंग। मतलब जो भी आप पूरे अपने लाइफ टाइम में जो भी कैरेक्टर्स को आप प्राप्त कर रहे हैं वही कैरेक्टर्स आपके जो है ऑफस्प्रिंग यानी आपके संतति में जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने आप लोग को एग्जांपल्स दिया था आप लोग में, जैसे कि यदि आप खुद से समझे तो मान लीजिए आपने अपने पूरे जीवन काल में अपना बॉडी बना दिया जिम जा करके, तो इनका मानना था कि जो भी आपका एक्वायर्ड कैरेक्टर जैसे आपने अपना बॉडी बनाया है, तो वो आपका जो आने वाला जो बच्चा होगा, आपका जो आने वाला संतति होगा, उसमें भी आप लोगों को वो मेहनत नहीं करेगा फिर भी उसका बॉडी बना बनाया उसको मिलेगा, क्योंकि आपने वो जो होता है कैरेक्टर्स को पहले ही एक्वायर्ड कर लिया है। तो इनके अनुसार ये था।
ठीक है। तो इन्होंने अपना एग्जाम्पल्स क्या दिया, इन्होंने बताया कि द लॉन्ग नेक ऑफ द जिराफ, जिराफ का जो लॉन्ग नेक है, जो कि हमने आप लोग को समझाया, इवोल्व हुआ है क्योंकि जो इनके एंसेस्टर थे, जो कि जिराफ के पूर्वज हैं, उन्होंने अपने गर्दन को स्ट्रेच यानी लंबा करते चले गए, जिससे कि क्या हो सके कि वे पत्तों को खा सके, क्योंकि पत्ते, जो पेड़ों के पत्ते हैं, वे ऊंचाई पे उगते थे, तो उन पत्तों को खाने के लिए क्या किए कि वे अपने गर्दन को लंबा करते चले गए। एंड दिस एक्वायर्ड, और इनका जो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर था, वाज पास्ड ऑन टू दियर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, वही उनके संतति में क्या होता चला गया, पास होता चला गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी कैरेक्टर्स आप, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आप अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, वही एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो होता है आपकी संतति में पास होता चला जाता है, इसी से इवोल्यूशन आ गया है, इनके मानना ये था। एंड दूसरा इन्होंने क्या बताया था, यूज एंड डिसयूज के बारे में। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया, लेमार्क आल्सो प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज, जिसमें वी सजेस्टेड दैट पार्ट ऑफ बॉडी दैट आर यूज एक्सटेंसिवली बिकम लार्जर एंड स्ट्रोंगर while those that are not used deteriorate। मतलब इनका मानना था कि जिस भी बॉडी पार्ट का आप सबसे ज़्यादा यूज करेंगे वो क्या होगा, लॉन्गर होता चला जाएगा, लार्जर यानी बड़ा होता चला जाएगा, और स्ट्रोंगर यानी स्ट्रोंग हो जाएगा। ठीक है, वह बड़ा हो जाएगा और स्ट्रोंग हो जाएगा जिसका आप ज़्यादा यूज करेंगे। तो मान लीजिए कि जो स्टूडेंट होते हैं वे क्या करते हैं कि ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, तो उनके आँख को इनके अनुसार तो बड़े हो जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और उन्होंने और क्या बताया कि वाइल दोज आर नॉट यूज, और जिसका आप यूज नहीं करते हैं वे खराब हो जाता है और नष्ट हो जाता है। तो इन्होंने दो चीज़ों को मुख्य रूप से बताया। सबसे पहला क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि जिस भी आपका जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होता है वही जनरेशन से जनरेशन पास होता रहता है। एंड दूसरा बताया कि जिस बॉडी पार्ट का आप जितना ज़्यादा यूज करेंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, लार्जर हो जाएगा और स्ट्रोंगर हो जाएगा, और जिसका आप यूज नहीं करेंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बारे में इन्होंने बताया था लेमार्क ने। एंड नेक्स्ट क्या था, लेमार्कियन इवोल्यूशन। लेमार्कियन इवोल्यूशन में क्या था, अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म इवोल्यूशनरी चेंज अकर्स थ्रू द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड characteristics and the adaptations of organism to their environment during their lifetimes. This process lead to the gradual transformations ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम्स। इसमें इन्होंने क्या बताया कि विकासवादी परिवर्तन अर्जित विशेषताओं की विरासत और जीवों के उनके जीवन काल के दौरान उनके पर्यावरण के अनुकूल के माध्यम से होता है। यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए, क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म। मतलब लेमार्किज्म जो कि लेमार्क ने दिया था, इसका क्या किया गया, आलोचना किया गया। ठीक है, तो इसका आलोचना क्यों किया गया कि जो कि इन्होंने मुख्य रूप से दो चीज़ें जो इसमें बताई हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एंड सेकेंड इन्होंने क्या बताया है, यूज एंड डिसयूज के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ के इन्होंने ना अच्छे से इन सबको समझा नहीं पाया, इसका एक्सप्लेन अच्छे से नहीं, क्योंकि आप जब किसी भी चीज़ को बताते हैं तो उसको लोगों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है, उनको अच्छे से पहले समझाना पड़ता है, उसके बाद ही वो यदि उनको समझ में आता है तभी वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये क्या हुआ कि जब इन्होंने क्या हुआ कि लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन माना, तो इन्होंने उसका अच्छे से एक्सप्लेन उसको नहीं कर पाए, सिर्फ इन्होंने बस बता दिया था। ठीक है, और उस समय क्या हुआ कि जो डार्विन थे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, तो लोग क्या किए कि नेचुरल सिलेक्शन को अच्छे से समझ गए, तो उनके थ्योरी को मानने लगे, और जो लेमार्क था, जो लेमार्क का जो लेमार्किज्म है, इसको अच्छे से नहीं समझ पाया, तो इसको क्या करने लगे, आलोचना इसकी करने लगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बताया गया, द फर्स्ट प्रोपोजिशंस ऑफ द थ्योरी डज नॉट हैव एनी ग्राउंड बिकॉज देयर इज नो वाइटल फोर्स इन ऑर्गेनिज्म विच इंक्रीज देयर बॉडी पार्ट्स। इन्वायरमेंट अफेक्ट ऑर्गेनिज्म बट अ न्यू नीड्स डज नॉट फॉर्म न्यू स्ट्रक्चर्स। इसमें बताया गया, सिद्धांत के पहले प्रस्ताव का कोई आधार नहीं है, क्योंकि जीवों में कोई जीवन शक्ति नहीं है जो उनके शरीर के अंगों को बढ़ाती है। पर्यावरण जीवों को प्रभावित करता है, लेकिन एक नई आवश्यकता, नई संरचना का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने आप लोगों को क्या क्या बताया है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डार्विन
के बारे में पढ़ेंगे कि जो डार्विन ने डार्विनिज्म दिया था उसमें उन्होंने क्या क्या बताया था, जिसमें कि नेचुरल सिलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार हम आप लोगों को रिवाइज करा देते हैं कि हमने आप लोगों को क्या क्या बताया है। तो हमने आप लोग को बताया कि किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है उसका कैसे कैसे कंसेप्ट दिया गया। तो सबसे पहला कंसेप्ट लैमार्क ने दिया था लैमार्किज्म के अंतर्गत, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, दो चीज़ों के बारे में मुख्य रूप से बताया। इसको याद रखिएगा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता रहता है। दूसरा बताया यूज एंड डिसयूज के बारे में, जिस बॉडी पार्ट का जितना यूज करेंगे वो उतना ही ज़्यादा जो होता है लार्जर एंड स्ट्रोंगर होता चला जाएगा, और जिसका यूज नहीं करेंगे वे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसमें किसमें बताया था, लैमार्किज्म ने बताया, और इसकी आलोचना भी की गई क्योंकि ये उसका अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसलिए। सेकेंड डार्विनिज्म के बारे में, डार्विनिज्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें कि नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया गया कि नेचर सेलेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने आप लोग को बताया मेंडेलियन जेनेटिक्स, इसके बाद आया डार्विनिज्म के बाद, तो जिसमें मेंडल ने अपना प्रयोग किया था पी प्लांट के ऊपर। ठीक है, जिसमें कि इन्होंने 3 लॉ को भी दिया था, और इसमें इन्होंने बताया कि जो भी कैरेक्टर्स है वो किसके द्वारा पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो वो जीन के द्वारा होते हैं मेंडल के अनुसार। उसके बाद नियो डार्विनिज्म आया, जिसमें कि डार्विनिज्म और मेंडेलियन जेनेटिक्स इन दोनों चीज़ों को बताया गया था नियो डार्विनिज्म में मिक्स करके, जो जो इनकी चीज़ें जो है कि अच्छी थी। और नेक्स्ट क्या आया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चेंजेज हो रही थी उसमें बताया गया, जैसे कि डीएनए आरएनए में, कि इसमें डीएनए आरएनए में चेंजेज होता है, जिससे कि क्या होता है कि इवोल्यूशन होता है, लोगों में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आया एक्सटेंडेड इवोल्यूशनरी सिंथेसिस, जिसमें कि बताया गया कि किस प्रकार से डीएनए मेथाइलेशन होता है, जीन किस प्रकार से एक्सप्रेस करता है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में किसमें बताया गया, एक्सटेंडेड इवोल्यूशनरी सिंथेसिस के बारे में। नेक्स्ट था डेवलप बायोलॉजी, जिसमें कि किस प्रकार से जो होता है एक सेल जो होता है वो ग्रो करके कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर इससे बनाता है, तो इसके अंतर्गत इसको बताया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक थ्योरी आई और अपने अपने इवोल्यूशन के बारे में अपना अपना इन्होंने कंसेप्ट दिया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।